रिले फैमिली से एक और रिले की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो है अनबैलेंस प्रोटेक्शन रिले। अपने पावर सिस्टम में जो हम वोल्टेज यूज़ करते हैं RYB, वो चाहे वोल्टेज लेवल कुछ भी हो, 11 kV हो, 132 kV हो, 440 वोल्ट हो, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। उन तीनों के बीच में अगर 1% से ज़्यादा हमारा डिफरेंस आता है वोल्टेजेस में, तो वो कॉज करता है 5% करंट अनबैलेंस को। अगर हमारा वोल्टेज अनबैलेंस 1% है तो हमारा करंट अनबैलेंस हो जाएगा 5%, और उसकी वजह से हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। उसकी लाइफ कम हो सकती है, टेम्परेचर राइज होगा और वो इक्विपमेंट डैमेज भी हो सकता है। इसलिए अनबैलेंस प्रोटेक्शन रिले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पावर सिस्टम में। जैसा कि हमने अपने एक वीडियो में रिले एंड इट्स टाइप में डिस्कस किया था, डिफरेंशियल ये सारी रिलेज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। तो डिफरेंशियल रिले के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब है अनबैलेंस रिले के बारे में। अनबैलेंस रिले के बारे में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, वोल्टेज एंड करंट अनबैलेंस, कॉजेज ऑफ अनबैलेंस सिस्टम, इफेक्ट ऑफ फेज अनबैलेंस। देखिए, ये एक तरीके का फॉल्ट होता है हमारे सिस्टम में, अनबैलेंस, जिसकी वजह से हमारा इक्विपमेंट हार्म होता है। तो अनबैलेंस सिस्टम में क्रिएट होना एक तरीके की अबनॉर्मलिटी है, और इसको बचाने के लिए हमारे पास आती है रिलेज, जिसको हम बोलते हैं अनबैलेंस रिलेज। ये वोल्टेज और करंट दोनों में काम करती हैं। ये न्यूमेरिकल रिलेज भी होती हैं, जैसा कि यहाँ शो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, फेज़ लॉस भी अगर हो जाता है ना, तो वो भी एक तरीके का अनबैलेंस है हमारे सिस्टम में। तो भी इस टाइप की रिलेज हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। दो टाइप के अनबैलेंस होते हैं, वोल्टेज और करंट अनबैलेंस। तो दोनों में ये काम करती हैं रिलेज। अनबैलेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर हमारे पास सप्लाई आ रही है हमारे ग्रिड से RYB, और यहाँ पे वोल्टेज लेवल है विद रेस्पेक्टिव न्यूट्रल, अगर हम मेज़र करते हैं तो R फेज़ में आ रही है 220 वोल्ट, Y फेज़ में आ रही है हमारी 210 वोल्ट, और B फेज़ में आ रही है 180 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो वोल्टेज लेवल है वो यहाँ पे बराबर नहीं है। इसकी वजह से हमारे सिस्टम में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या फिर कभी कभी ये वोल्टेज लेवल बढ़ भी सकता है। इसलिए हम अपने सिस्टम में अंडर वोल्ट और ओवर वोल्टेज यूज़ करते हैं। ना तो वो ज़्यादा हो एक लेवल से, ना ही वो कम हो एक लेवल से हमारी वोल्टेजेस। अब वोल्टेज अगर अनबैलेंस होंगी तो करंट भी अनबैलेंस होगा। तो कुल मिलाकर के वोल्टेज और करंट अनबैलेंस हमारे सिस्टम में क्रिएट होता है, और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी वजह से हमारे सिस्टम में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उसमें हीटिंग हो सकती है, उसका इंसुलेशन वीक हो सकता है, और इवन वो इक्विपमेंट भी फेल हो सकता है। अब देखिए, वोल्टेज और करंट अनबैलेंस क्या होता है। ये एक वेवफॉर्म है जो कि ऑसिलोस्कोप से ली गई है। यहाँ पे हमारा 3 फेज़ आ रहे हैं, ये R है, ये Y है और ये B है। यहाँ पे आप देखिए, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब कि R इज़ ग्रेटर देन Y इक्वल्स टू B। ये यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ, हमारा अनबैलेंस सिस्टम हुआ ड्यू टू वोल्टेज। ऐसे ही अगर हम करंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा इस फेज़ में करंट फ्लो हो रहा है 20 एम्पियर, यहाँ पे फ्लो हो रहा है हमारा 15 एम्पियर, और यहाँ पे 5 एम्पियर। तो ये भी हमारा करंट अनबैलेंस हुआ हमारे सिस्टम में। कभी कभी कंडीशन आती है सिंगल फेसिंग की। सिंगल फेसिंग वो कंडीशन होती है जहाँ पर हमारे RYB तीनों फेज़ में से कोई एक फेज़ मिस हो जाता है, और वो होता है हमारे केबल डैमेज की वजह से, या फिर कोई भी कॉन्टेक्टर या रिले जो हमने यूज़ कर रखी है उसका अगर कोई भी एक पोल डैमेज हो जाए, या फिर कहीं लूज़ कनेक्शन की वजह से हमारे सिस्टम में होती है सिंगल फेसिंग। और वो सिंगल फेसिंग के केस में R और Y तो मिलता है, लेकिन B नहीं मिलता है। यहाँ पे 0 वोल्ट आता है, और यहाँ पे दोनों में 440 वोल्ट दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया सिंगल फेसिंग, और एक फेज़ मिस हो गया। इस केस में अगर रनिंग कंडीशन में जो करंट है 5 एम्पियर नॉर्मल कंडीशन में फ़्लो हो रहा है, तो लेकिन अगर सिंगल फेसिंग होगी तो उस कंडीशन में यहाँ पे करंट 15 एम्पियर 20 एम्पियर तक भी जा सकता है। और हमारी रिले की सेटिंग होती है 8-9 एम्पियर पे। अगर तो यहाँ पे ये हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस की वजह से ट्रिप मारेगा ड्यू टू सिंगल फेसिंग। और इस तरीके का भी जो हमारा सिस्टम क्रिएट होता है वो होता है हमारा अनबैलेंस सिस्टम। इन्हीं अनबैलेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो रिलेज लगती हैं, अनबैलेंस रिलेज हम यूज़ करते हैं। वो न्यूमेरिकल रिलेज भी आती हैं, नॉर्मल रिलेज भी आती हैं। अब देखिए, कॉजेज़ क्या क्या होते हैं अनबैलेंस सिस्टम के। पहला और मेन कॉज होता है हमारा वोल्टेज सोर्स, मतलब कि जहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है
वहीं से ये हमारी अगर वोल्टेज डिस्टर्ब हो गई तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा। दूसरा है हमारा अनइक्वल रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस। ये कब होता है, कोई भी फॉल्ट अगर आता है सिस्टम में या फिर डैमेज होती है कुछ केबल हमारी, उस वजह से हमारा सिस्टम में रेजिस्टेंस अनबैलेंस हो जाएगा और हमारा सिस्टम अनबैलेंस की कंडीशन में आ जाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मतलब कि जहाँ हम सिंगल फेस यूज़ करते हैं लोड्स में, जैसे कि लाइटिंग सर्किट हो गया, तो वहाँ पर हम 3 फेज़ अलग अलग यूज़ करते हैं और अलग अलग लोड होते हैं। कहीं एक फेज़ में हमने दे दिया सप्लाई आ रही है जहाँ पे हमने लाइटिंग यूज़ कर रखी है, दूसरे फेज़ में हमने एसी यूज़ कर लिया और तीसरे फेज़ में कुछ और यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे लोड अनबैलेंस हो जाएगा, जिसका इफ़ेक्ट हमारे पीछे सिस्टम में भी दिख सकता है फॉल्ट की कंडीशन में। नेक्स्ट कंडीशन है मिसमैच टैप ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब हमने अगर 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल में कर रखे हैं, सिंक्रोनाइज कर रखे हैं सेम रेटिंग के, लेकिन यहाँ पे टैप दूसरे ऊपर नीचे हैं, मान लीजिए 3 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे भी अनबैलेंस सिस्टम क्रिएट हो सकता है क्योंकि हमने इसको पैरेलल में कर रखा है। नेक्स्ट है कोई भी फॉल्ट अगर आता है जिसकी वजह से हमारी कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस या फिर मोटर जो है वो फॉल्टी हो जाती है, उस कंडीशन में भी हमारा पूरा सिस्टम अनबैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट है लूज़ कनेक्शंस, लूज़ कनेक्शन भी बहुत एक बड़ा फैक्टर है। फिर सिंगल फेसिंग जो भी डिस्कस किया है, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब कि जो हमारा लोड है, हमारा कनेक्टेड लोड है, उसकी वजह से लोड अगर अनबैलेंस हुआ तो उसकी वजह से हमारे टॉर्क जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी अनबैलेंस होगा और हमारा सिस्टम में वोल्टेज और करंट में भी इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फेज अनबैलेंस। अभी हमने जाना कि रीज़न क्या क्या हो सकते हैं अनबैलेंस सिस्टम के, और अगर अनबैलेंस सिस्टम हो गया तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट्स क्या क्या पड़ेंगे हमारे सिस्टम में। मेन जो इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे इक्विपमेंट में, अगर कोई एचटी मोटर या फिर नंबर ऑफ़ मोटर्स यूज़ कर रखी हैं तो उसके स्टेटर में होगी हीटिंग, और वो हीटिंग का कारण होगा हमारा हाई करंट, क्योंकि हमें सिस्टम में जो टॉर्क है वो तो सेम ही रहने वाला है, और अगर हमारी वोल्टेज अनबैलेंस हो गई तो यहाँ पे करंट भी अनबैलेंस हो जाएगा टॉर्क सेम प्रोवाइड करने के चक्कर में, और जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में वो मोटर को हार्म हो सकता है। अगर हमारे सिस्टम में 1% वोल्टेज अनबैलेंस होता है तो 5% तक करंट अनबैलेंस हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो क्या होगा, मोटर की लाइफ कम हो जाएगी या फिर जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ कम हो जाएगी ड्यू टू वीक इंसुलेशन लेवल। नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी टॉर्क। ऑसिलेटरी टॉर्क अगर हमारा, इसका मतलब ये हो कि जो हमारा टॉर्क हमें रिक्वायर्ड है वो अगर ऑसिलेटरी होने लगा, मतलब कि अगर वो अनबैलेंस होने लगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एडिशनल लोड पड़ेगा किस पे, शाफ्ट पे और आगे कपलिंग पे, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो सकता है और डैमेज हो सकता है। मतलब अगर हमारा सिस्टम बैलेंस है ड्यू टू वोल्टेज और करंट, अगर हमारे बैलेंस हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा और उसकी वजह से हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर हमारा सिस्टम अनबैलेंस हुआ और वोल्टेज अगर कहीं कम हुई हाई रेजिस्टेंस की वजह से, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा और हमारे बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और अल्टीमेटली हमारे इक्विपमेंट को ही हार्म होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।